सोचिए कि एक बहुत बड़ा स्पेस मिशन लॉन्च होने वाला है। रॉकेट अपने लॉन्च पैड पर बिल्कुल तैयार है, काउंटडाउन चल रहा है हम्म। और उस पूरी टीम को ना बिल्कुल सटीक तौर पर पता होना चाहिए कि रॉकेट किस सेकंड में किस एल्टीट्यूड पर होगा, उसके बूस्टर्स कब अलग होंगे। अगर 1 सेकंड का भी हेरफेर हुआ ना तो पूरा मिशन फेल हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि वो लोग भविष्य की इतनी सटीक भविष्यवाणी आखिर करते कैसे हैं? मैथ्स की वजह से। एग्जैक्टली मैथ्स और उसकी इक्वेशंस। इक्वेशंस ना असल में भविष्य देखने का एक टूल है। और आज की इस चर्चा में हमारे पास जो मटेरियल है वो बेसिकली एक कंप्लीट मास्टर क्लास है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पर। राइट। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, आरआरबी या रेलवे एग्जाम्स है ना, उनके लिए ये विषय सच में बहुत अहम है। बहुत अहम है क्योंकि वहाँ टारगेट क्या होता है? 100% एक्यूरेसी। बिल्कुल। और वहाँ सिर्फ फॉर्मूलाज का रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। मतलब एग्जाम के प्रेशर में ना अक्सर दिमाग ब्लैंक हो जाता है। हाँ, वही तो। तो इसलिए आज हम सिर्फ फॉर्मूला नहीं देख रहे, हम समझेंगे कि ये बनते कैसे हैं, हर कॉन्सेप्ट के पीछे का क्यों और कैसे। हम वो टारगेट करने वाले हैं, जीरो से हीरो लेवल तक। वाओ, जीरो टू हीरो मुझे पसंद आया। अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी, मैथ्स के फॉर्मूलाज ना अक्सर एक बंद ताले की तरह लगते हैं ना। आज हम उन तालों की असली चाबियां खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सीधा स्लाइड 1 पर है, मिशन क्लियर है। बिल्कुल। तो अब आते हैं स्लाइड 2 पर। यहाँ बात हो रही है पॉलिनोमियल और रियल पॉलिनोमियल की। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो शायद जानते होंगे, पर एक बार इसका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन समझा दीजिए, ये a0 प्लस a1x वाला। हाँ, देखो, पॉलिनोमियल या जिसे हम हिंदी में बहुपद कहते हैं, वो बेसिकली एक चेन है। जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, और ऐसे करते करते ये an xn तक जाता है। अच्छा। यहाँ जो x है वो वेरिएबल है, और ये जो a0 a1 है ये नंबर्स हैं जिनको हम कोफिशिएंट्स या गुणांक कहते हैं। पर एक कंडीशन है, क्या कंडीशन? जो पावर है ना n, वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। मतलब 1 2 3 4 ऐसे फ्रैक्शनल या नेगेटिव नहीं हो सकती। ओह, यानी x की पावर -1 या हाफ हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। एग्जैक्टली और अगर इस एक्सप्रेशन में सारे कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स हैं और x एक रियल वेरिएबल है तो हम इसको रियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ आ रहा है? हम्म। ये एकदम बेसिक ढांचा है। हाँ, बिल्कुल मेक सेंस। पर एग्जाम में लोग फंसते कहाँ हैं? क्योंकि अब हम स्लाइड 3 पर हैं, और यहाँ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का जिक्र है। ये डिग्री क्या होती है? देखो, किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो सबसे बड़ी पावर, यानी हाईएस्ट पावर दिख जाए ना, वही उसकी डिग्री होती है। ओके, मतलब अगर x क्यूब है तो डिग्री 3। हाँ, पर रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। अच्छा। कैसा ट्रैप? एग्जामिनर क्या करेगा? वो लिखेगा 0 इंटू एक्स की 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब जल्दबाजी में कोई देखेगा और बोलेगा, अरे हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री 4 होगी। वेट, पर उसका कोएफिशिएंट तो 0 है ना? वही तो कैच है। अगर हाईएस्ट पावर वाले टर्म का कोएफिशिएंट, जिसको an बोलते हैं, अगर वो 0 हो गया, an इज इक्वल टू 0, तो वो पूरा टर्म ही खत्म हो गया ना। ओ, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही पकड़ा। तो डिग्री तय करने के लिए शर्त यह है कि वो an कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी an नॉट इक्वल टू 0। अगर हो गया तो पॉलिनोमियल की पहचान ही बदल जाएगी। ये सच में एक ट्रैप है। ध्यान न दे तो इजीली नेगेटिव मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब हम स्लाइड 4 पर हैं, इंपॉर्टेंट डिडक्शंस। तो इस डिग्री के हिसाब से इसके क्लासिफिकेशन भी होते हैं ना, जैसे किसी सीढ़ी की तरह, स्टेप्स की तरह। हाँ, इसको वो एक सीढ़ी ही मान लो। 4 मेन प्रकार होते हैं। सबसे पहला स्टेप है लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री 1 होती है, जैसे ax प्लस b। जैसे 2x प्लस 3 टाइप। बिल्कुल। फिर दूसरा स्टेप, डिग्री 2। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां डिग्री 3 होती है, जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और आखिरी चौथा स्टेप, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री 4 होती है। बाय क्वाड्रेटिक यानी पावर 4। सही है। पर एक सवाल है मेरा, अभी तक हम बार बार पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, हम्म। फिर ये अचानक से इक्वेशन या समीकरण कब बन जाता है?
जैसे हम स्लाइड 5 पर देख रहे हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें फर्क क्या है? अच्छा सवाल है। देखो, पॉलिनोमियल सिर्फ एक स्टेटमेंट है। जैसे किसी ने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बात खत्म। ये एक एक्सप्रेशन है। राइट। पर जब हम इसके आगे इक्वल टू का साइन लगा देते हैं और उसको किसी चीज के मोस्टली जीरो के बराबर कर देते हैं ना, तब वो इक्वेशन बन जाती है। अच्छा, तो इक्वल टू लगते ही वो बैलेंस हो गया। एग्जैक्टली इक्वेशन का मतलब ही बैलेंस है। तो अगर मैं कह दूं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। ओके, और यहाँ भी वही सेम कंडीशन होगी कि a 0 नहीं हो सकता। बिल्कुल, a, b, c रियल नंबर्स होने चाहिए और a तो गलती से भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a 0 हो गया तो क्या गड़बड़ होगी? सोचो ना, अगर a 0 हो गया तो x स्क्वायर वाला पूरा टर्म गायब हो जाएगा। ओह राइट, फिर तो वो सिर्फ bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 बचेगा। हाँ, तो वो क्वाड्रेटिक कहाँ रहा? वो तो एक लेवल नीचे गिरकर लीनियर बन गया ना। अरे हाँ, उसका पूरा वजूद ही बदल गया। चलिए अब स्लाइड 6 पर आते हैं। यहाँ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फैक्टराइजेशन मेथड की बात हो रही है। अब ये बताइए कि रूट्स यानी जड़ें, ये आखिर होती क्या है? इसको ऐसे समझो कि इक्वेशन एक मशीन है जो आउटपुट में हमेशा 0 मांगती है। ओके। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यूज हम इस मशीन में डालें कि कैलकुलेशन के बाद आंसर 0 आ जाए? बस उन्हीं वैल्यूज को रूट्स कहते हैं, यानी वो वैल्यू जो इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दे। मेक सेंस। और इनको निकालने का तरीका क्या है? ये फैक्टराइजेशन मेथड कैसे काम करता है? इसमें हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़कर दो ब्रैकेट में बांट देते हैं, जैसे ax प्लस एल्फा इंटू ax प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब बेसिक मैथ्स का नियम क्या है? अगर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो पक्का उनमें से कोई एक तो 0 होगा ही। हाँ बिल्कुल, या तो पहला ब्रैकेट 0 या दूसरा ब्रैकेट 0। वही, तो इससे हमें x की दो वैल्यूज मिल जाती हैं, x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। यही हमारे दो रूट्स हैं। अच्छा, पर वेट, प्रैक्टिकली सोचिए, एग्जाम चल रहा है, हाँ, टाइमर चल रहा है, और मेरे सामने ऐसी इक्वेशन आ गई जिसके फैक्टर्स मुझसे बन ही नहीं रहे। दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया है। तो ऐसे में क्या कोई कोई ब्रह्मास्त्र है? बिल्कुल है, और यही हम स्लाइड 7 पर देखेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला, जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। ये उन्हीं अटके हुए सवालों के लिए है जहां फैक्टर्स नहीं बनते। ओह, तो क्या है ये फॉर्मूला? इसमें डायरेक्ट वैल्यूज रखनी होती हैं। पहला रूट होगा, ध्यान से सुनना, -b प्लस अंडर रूट में b स्क्वायर 4ac, और इस पूरे को डिवाइड करना है 2a से। ओके, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही, और दूसरे रूट के लिए बस उस प्लस की जगह माइनस लगा दो, यानी -b माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। राइट, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। पर एक मिनट, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर इतना बड़ा लंबा सा टर्म है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका भी तो कोई स्पेशल नाम है ना? हाँ, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो इस लंबे फॉर्मूला को हम शॉर्ट में -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d बाई 2a लिख सकते हैं। ये तो बहुत हैंडी हो गया। डी निकाल लो पहले। एग्जैक्टली, और ये d आगे चलकर बहुत काम आएगा। पर उससे पहले स्लाइड 8 पर चलते हैं। यहाँ एक टॉपिक है जो एग्जाम्स में बहुत आता है, कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन। ओके, मतलब अगर हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशंस हैं, एक है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और दूसरी है px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0, और इनमें एक रूट कॉमन है, हाँ, तो यहाँ पर एक बहुत लंबा सा फॉर्मूला लिखा है। लेट मी रीड इट। ए बी पी बी आर क्यू इक्वल्स टू सी पी आर का होल स्क्वायर। बाप रे, आई मीन एग्जाम के स्ट्रेस में इसको कौन याद रख पाएगा? ये तो रटना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, रटने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए हमारी स्लाइड में एक बहुत मस्त मेमोरी ट्रिक दी गई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली। कैसे कैसे काम करती है ये? इसे सुनकर ही विजुअलाइज किया जा सकता है। देखो, दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स को ना एक के नीचे एक लिख लो। ओके। पहली लाइन में लिखो a, b, c। दूसरी लाइन में उनके ठीक नीचे लिखो p, q, r। लिख लिया। अब पहले दो कॉलम लो, यानी a, p और b, q। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ये बनेगा a, q, p, b। ओह अच्छा, तिरछा गुना करना है।
ठीक है, फिर दूसरे और तीसरे कॉलम को लो, बी क्यू और सी आर, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा बी आर क्यू सी। गॉट इट। और लास्ट वाला ब्रैकेट? उसके लिए सबसे पहला कॉलम ए पी और सबसे आखिरी कॉलम सी आर लो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो और जो आए उसका स्क्वायर कर दो, बन गया आपका राइट साइड वाला हिस्सा CP माइनस आर का होल स्क्वायर। वाओ, ये तो एकदम विजुअल पैटर्न हो गया। पहला दो, फिर आखिरी दो, और फिर फर्स्ट एंड लास्ट का कॉम्बिनेशन, उसका स्क्वायर। आई लव दिस ट्रिक। है ना, ये एग्जाम प्रेशर में लाइफ सेवर है। लेकिन ये तो तब है जब सिर्फ एक रूट कॉमन हो। अगर स्लाइड 9 पर आते हैं, अगर दोनों ही रूट्स कॉमन हो जाएं तो कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन। ओ, तब तो मैं इसको फ्री मार्क्स बोलता हूँ। ये एग्जाम का सबसे आसान सवाल है। फ्री मार्क्स? वो कैसे? क्योंकि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट सेम है ना, तो असल में वो दो अलग इक्वेशंस हैं ही नहीं, वो सेम ही इक्वेशन है, बस उसको शायद किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया गया है। ओ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। एग्जैक्टली एग्जाम्पल। तो इस कंडीशन में हमें सिर्फ उनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो, अनुपात बराबर कर देना होता है। यानी AP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू CR। बस इतना ही और सवाल सॉल्व। ये सच में फ्री मार्क्स है। ओके, अब आते हैं स्लाइड 10 पर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1। आई थिंक इसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं ना, जैसे कोई पुरानी कार के इंजन से नई कार बनाना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है ये। तो अगर एग्जामिनर बोले कि एक पुरानी इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, अब मुझे ऐसी नई इक्वेशन बनाकर दो जिसके रूट्स अल्फा प्लस पी और बीटा प्लस पी हो। तो स्लाइड कह रही है कि पुरानी इक्वेशन में जहां जहां x है वहां उसकी जगह x माइनस पी रख दो। हाँ, एग्जैक्टली। पर ये काउंटर इंट्यूटिव नहीं लगता। आई मीन, अगर हम नए रूट्स में p ऐड कर रहे हैं, प्लस p कर रहे हैं, तो इक्वेशन में x की जगह माइनस p क्यों कर रहे हैं? ये उल्टा क्यों चल रहा है? ये सच में एक बेहद लॉजिकल सवाल है। देखो, थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, इक्वेशन एक मशीन है जिसका काम है बैलेंस करके आउटपुट 0 देना। राइट। मान लो पुरानी मशीन में तुम जब 5 डालती थी तो वो उसको प्रोसेस करके 0 बना देती थी। ठीक है। अब नए सिस्टम में तुम चाहती हो कि तुम 8 डालो, यानी $5 प्लस $3, पी की वैल्यू 3 मान लेते हैं, और वो मशीन अब भी रिजल्ट 0 दे। तो तुम्हें मशीन के अंदर मैकेनिज्म कैसे सेट करना पड़ेगा? उसको बताना पड़ेगा कि 8 में से 3 घटा दो। एग्जैक्टली। मशीन के अंदर जाते ही उस 8 में से 3 घटना चाहिए, ताकि मशीन के कोर इंजन को वही पुराना 5 मिले जो उसको चाहिए था। तभी तो बैलेंस रहेगा। ओहो, ये तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब रूट्स में हम जो चेंज करेंगे, मशीन का बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें x के साथ उसका ठीक उल्टा करना पड़ेगा, ताकि 0 वही का वही रहे। हाँ, और इसी रिवर्स लॉजिक से दूसरा रूल भी बनता है। अगर नए रूट्स अल्फा पी और बीटा पी हैं, तो x की जगह हम क्या रखेंगे? वो उसका उल्टा करेंगे, यानी x की जगह x प्लस p रख देंगे। सही पकड़ा। और मुझे लगता है स्लाइड 11 पर जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 है, उसमें भी वही लॉजिक चल रहा है ना? बिल्कुल। स्लाइड 11 में 3 बेहद जरूरी ट्रिक्स हैं। पहली, अगर रूट्स को रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना हो, जैसे 1 अल्फा और 1 बीटा, तो बैलेंस के लिए x की जगह क्या रखोगे? उसकी जगह 1x रख देंगे। करेक्ट। दूसरी ट्रिक, स्क्वायरिंग। अगर रूट्स का स्क्वायर हो रहा है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो x को जगह स्क्वायर का उल्टा, मतलब रूट x स्क्वायर रूट रख देंगे। एकदम परफेक्टली बोल दिया। और तीसरी ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन। अगर रूट्स p टाइम्स हो रहे हैं, जैसे p अल्फा p बीटा, तो हम इक्वेशन में x की जगह xp रख देंगे। वाओ, ये लॉजिक समझ आने के बाद तो कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, अब हम स्लाइड 12 पर बढ़ते हैं, डायग्नोजिंग द नेचर ऑफ रूट्स। थोड़ी देर पहले आपने उस डिस्क्रिमिनेंट यानी d का जिक्र किया था। ये नेचर वाला क्या सीन है? बिना पूरा सॉल्व किए रूट्स का नेचर कैसे पता लगता है? देखो, ये जो d है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाकई में एक डॉक्टर के स्टेथोस्कोप जैसा काम करता है। ये इक्वेशन की हार्ट बीट चेक करके बता देता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके 3 रास्ते हैं। ओके, स्लाइड 13 देखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स फ्लोचार्ट पार्ट 1। यहाँ 2 रास्ते हैं। इस फ्लोचार्ट को स्टेप बाय स्टेप डिकोड कीजिए। पहला रास्ता, अगर d इज इक्वल टू 0 आ गया, याद करो फॉर्मूला क्या था, माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। हाँ,
अगर डी 0 हो गया तो वो प्लस माइनस वाला हिस्सा तो पूरा गायब ही हो गया ना। अरे हाँ, प्लस माइनस 0 तो कुछ होता ही नहीं। तो बचा क्या? सिर्फ माइनस बी अपॉन 2a। इसका मतलब आपको दो अलग अलग रूट्स नहीं मिलेंगे, आपको सेम ही रूट दो बार मिलेगा। इसलिए जब डी 0 होता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल यानी वास्तविक और समान होते हैं। ओके। और दूसरा रास्ता, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए। डी 0 से कमजोर है। अब तुम खुद सोचो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे अंडर रूट -4, हाँ। स्क्वायर रूट -4, तो क्या हम उसको रियल वर्ल्ड मैथ्स में सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो इमेजिनरी होता है ना। एग्जैक्ट वर्ड, इमेजिनरी, काल्पनिक। रियल नंबर की दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आए, तो इस केस में रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं। राइट। और अब स्लाइड 14 पर आते हैं। नेचर ऑफ रूट्स व्हेन डी ग्रेटर देन 0, यानी अगर डी पॉजिटिव हुआ, यहाँ रूट्स रियल एंड अनइक्वल तो होते हैं, पर यहाँ भी दो सब कैटेगरी हैं। ये क्या है? यहाँ एग्जाम सेट करने वाले बच्चों को बहुत फंसा देते हैं। ये एक डीप कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर डी 0 है तो हम चेक करते हैं कि वो डी एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जैसे 16, 25, 36, ये परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, अगर डी की वैल्यू 25 आई तो रूट 25 बाहर निकलकर साफ सुथरा 5 बन जाएगा, फॉर्मूले में फिट हो जाएगा। ऐसे केस में रूट्स होते हैं रियल, अनइक्वल और रैशनल, परिमेय। ओके। पर क्या हो अगर डी की वैल्यू 7 आ जाए? 7 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। तो वो रूट के अंदर ही फंसा रह जाएगा, स्क्वायर रूट 7। बिल्कुल, रूट के अंदर फंसा रहेगा और इसीलिए उस केस में रूट्स हो जाते हैं रियल, अनइक्वल और इरैशनल, अपरिमेय। ये सच में ध्यान रखने वाली बात है। ओके, अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। स्लाइड 15, रैपिड फायर रिवीजन। यहाँ बस बेसिक समरी है हाँ, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली शर्त क्या थी? कि a cannot be 0, कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला? -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। बोथ रूट्स कॉमन की शर्त। फ्री मार्क्स। रेशियो इक्वल। ap इज इक्वल टू bq इज इक्वल टू cr। अगर रेसिप्रोकल रूट्स बनाने हो तो? x की जगह हम रखेंगे 1 अपॉन x। और अगर d 0 हो तो नेचर क्या होगा? रूट्स इमेजिनरी होंगे। वाओ, एकदम परफेक्ट। हाँ, थैंक यू। अब रिवीजन हो गया है, तो स्लाइड्स 16 से 20 पर कुछ इनबिल्ट रैपिड फायर प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। चलिए इन्हें मिलकर टैकल करते हैं। मैं रेडी हूँ। ठीक है, स्लाइड 16, Q1। क्वेश्चन ये है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? ओ, ये तो सिंपल है। बाइक्वाड्रेटिक मतलब 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। लीनियर 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3 और बाइक्वाड्रेटिक 4। बिल्कुल सही। अब स्लाइड 17, Q2। श्रीधराचार्य फॉर्मूला में जो b स्क्वायर 4ac वाला टर्म होता है, उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, यानी ऑप्शन डी, डिस्क्रिमिनेंट। राइट। स्लाइड 18, Q3। अगर किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बोथ रूट्स कॉमन हो तो क्या शर्त है? अभी हमने डिस्कस किया, ये फ्री मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, AP बराबर BQ बराबर CR, कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स का अनुपात बराबर करना है। सही। स्लाइड 19, Q4। अगर हमें नए रूट्स 1 अल्फा और 1 बीटा बनाने हैं तो पुरानी इक्वेशन में x को किससे बदलेंगे? रिवर्स लॉजिक लगेगा। अगर रूट्स रेसिप्रोकल हो रहे हैं तो x की जगह 1x रखना होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एकदम परफेक्ट। और आखिरी क्वेश्चन, स्लाइड 20, Q5। अगर d 0 है और साथ में एक परफेक्ट स्क्वायर भी है तो रूट्स का नेचर कैसा होगा? डी पॉजिटिव है, मतलब रियल और अनइक्वल, और क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट्स होंगे रैशनल, यानी ऑप्शन बी, रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। इस पर मेरी मोहर है। वाओ, 100% एक्यूरेसी, जिसके साथ हमने शुरुआत की थी। हाँ, तो आज हमने पूरा एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है।